इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 डेवलपमेंट, उसमें हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्लास नंबर 3 में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल रिजर्व्स ये हमारे पास दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वर्ल्ड एवरेज। यहाँ पर 1000 मिलियन बैरल्स में ये डेटा हमें दिया हुआ है 2017 के अनुसार, और नंबर ऑफ़ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट, तो ये हमें डेटा दिया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम द गिवन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2025 1 मार्क। पहला है, इफ़ क्रूड ऑयल कंटिन्यूज टू बी एक्सट्रैक्टेड एट द प्रेजेंट पेस इट वुड बी एग्जॉस्टेड इन अबाउट 50 ईयर्स। तो यहाँ पर ये जो डेटा गिवन है वो यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं दिया है, मतलब हम लोग वर्ल्ड एवरेज के अनुसार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 50 ईयर्स बिल्कुल सही है, तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ इट मे टेक लॉन्गर देन एवरेज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी सही है। यहाँ 70 ईयर्स है, यहाँ पर 50.2 ईयर्स है। 1 भी सही है, 2 भी सही है। तीसरा देखते हैं, to ensure the availability of crude oil in future, its reuse and recycle policy should be adopted। एक्चुअली ये गलत हो गया, क्योंकि रिसाइकिल और रीयूज़ बिल्कुल फंडामेंटल पॉलिसी है, हम लोग उसको हमें करना चाहिए वो, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए नहीं है, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल है, वो रिन्यू नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास थर्ड जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रिसाइकिल, रीयूज़, है ना, वो हम लोग इसका नहीं कर पाएंगे, तो जो थर्ड है वो गलत हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रूड ऑयल इज़ लाइकली टू रन आउट इन जस्ट अबाउट 10 ईयर्स। तो यहाँ देख सकते हैं लगभग 10.5, मतलब 10 ईयर्स के लगभग वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ये तीनों हमारा सही है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर। तो इन चारों में सबसे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर किसका है? 2025 1 मार्क, तो एक बार आप इसको देखिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर इंडिया हो जाएगा। तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट ऑप्शन भी लिख सकते हैं, पर जनरली हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, इंडिया हैज़ अ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये अब हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी हैं, तो देखते हैं। एनालाइज द सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, या फिर व्हाई इज़ द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बिकमिंग चैलेंजिंग इन द प्रेजेंट टाइम्स, एनालाइज द एप्रोप्रिएट रीजंस। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो आंसर्स हैं वो सब कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स, ये सब आपको ध्यान रखना, और फिर क्वेश्चन के अनुसार आप लैंग्वेज में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग पहला का आंसर देखते हैं, द सोशल गोल्स ऑफ डेवलपमेंट आर क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर ऑल, एजुकेशन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो सबसे पहला क्या है, क्वालिटी एजुकेशन है ना, ये डेवलपमेंट का एक सोशल गोल है। स्किल डेवलपमेंट, तो इसको थोड़ा हम लोग एलाबोरेट कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन टुडेज़ वर्ल्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू डेवलप इंडिविजुअली एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगला है एसेसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एट अफोर्डेबल प्राइजेस फॉर एवरीवन। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहले अवेलेबल होना और फिर अफोर्डेबल प्राइजेस पे भी अवेलेबल होना। प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी, इट शुड बी अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ऑल्सो इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड promoting social harmony in diverse society are important social goals of development। अब हम लोग इकोनॉमिक गोल्स देखते हैं। इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा तो उससे डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ होगा। द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, हम लोग ध्यान देंगे, है ना, लैंग्वेज अच्छे से लिखेंगे बोर्ड में, ज़्यादा कट ना करना पड़े। द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अ पर्सन कैन अफोर्ड मोर फैसिलिटीज़ विच विल हेल्प टू लिव अ बेटर लाइफ। इन्हेंसिंग सेक्टरल डेवलपमेंट फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी शुड बी डेवलप्ड टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उसके बाद मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर फॉर हाई प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो अगर एग्रीकल्चर को हम लोग मॉडर्नाइज करेंगे, मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिलेगा, जिससे ज़्यादा इनकम होगी।
प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी विल ऑल्सो हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप मार्क्स के अनुसार लिख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें एक चॉइस थी तो अगला देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आप देख सकते हैं ये सब सिमिलर क्वेश्चन है, तो सिमिलर आंसर्स कुछ हम लोग लिख सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज बिकमिंग चैलेंजिंग इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो थोड़ा क्वेश्चन से आंसर लिया, क्या क्या रीज़न है? तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी रिसोर्सेज की। दूसरा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज, थोड़ा हम लोग लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, कम करेंगे जितना हो सके। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड। तो फिर से थोड़ा लैंग्वेज पे हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो हम लोग सोच के लिखेंगे धीरे धीरे। तो इन सब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण क्या होता है कि इसके कारण रिसोर्सेज डिप्लीट होते जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। लाइफ स्टाइल चेंजेस आर लीडिंग टू ओवर कंजम्पशन। तो हम देखते हैं आजकल ओवर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है लाइफ स्टाइल के चेंज के कारण। पब्लिक, अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं हम लोग क्या क्या अब कर सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि एनालाइज करने बोला गया है। तो पहले क्या क्या है हमारे पास सामने प्रॉब्लम, फिर कैसे हम लोग उसको धीरे धीरे अलग अलग स्टेप से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे करके अपनी तरह से लिख सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अगला है वी कैन मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स बाय एडवांसिंग ऑल्टरनेटिव एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड पावर। स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस हेल्प्स कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रिजर्व्स इकोसिस्टम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला, हाउ कैन डेवलपमेंट फॉर वन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर। तो हमने ये देखा है, हमने डिस्कस किया था कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है ना, वो हार्मफुल हो सकता है। एक्सप्लेन। अगला हमारे पास है व्हाई इज़ द इनकम कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपेयर कंट्रीज। एक्सप्लेन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर भी क्वेश्चन आ सकता है। CBSE 2025 5 मार्क्स का, एक बार देखते हैं। तो मार्किंग स्कीम के अनुसार मैंने क्वेश्चन लिखा है, मतलब आंसर लिखे हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़, व्यूज़ एंड नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो थोड़ा थोड़ा आप लैंग्वेज चेंज करके लिख सकते हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, अच्छे से हम लोग लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे। विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स। एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स मे सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, है ना, अलग अलग हो सकते हैं। For example, a girl expects as much freedom and opportunity as her brother and that he also shares in the household work. Her brother may not like this, है ना, हो सकता है उसके भाई को ये पसंद ना आए। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हो, ये हमने पहले भी एग्जाम्पल लिखा था। Sometimes the development for one can be destructive for another। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें डेवलपमेंट एक के लिए दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वॉन्ट मोर डैम्स। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को मोर डैम चाहिए। दिस में समर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग देयर, है ना, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ये सही नहीं रहेगा। दे माइट रिसेंट दिस, उन्हें ये बुरा लगेगा। एंड में प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड। वो चाहेंगे स्मॉल चेक डैम्स या फिर टैंक्स हों जिससे वो अपना लैंड को इरीगेट कर सके और एग्रीकल्चर कर सके। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो एवरेज इनकम के बारे में लिख सकते हैं। एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। This is based on the understanding that more income means more of all the things human beings need। तो ये किस मतलब बेसिस क्या होता है, तो हम लोग ये सोचते हैं अगर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इनकम हमारे पास होगी तो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरतों की, वो हम लोग ले सकते हैं, है ना, अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो इसके अनुसार जो पर कैपिटा इनकम या ये फैक्टर होता है डिसाइड करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income। अगला है हमारे पास इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक द पर कैपिटा इनकम क्राइटेरियन, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, इज़ यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज एज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। तो डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज, तो ये सब का क्राइटेरिया जो वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है वो क्या है क्राइटेरियन, पर कैपिटा इनकम।
कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन कंट्रीज़ विद लो इनकम। तो कंट्रीज़ जिनकी ज़्यादा इनकम है वो मोर डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम लो है। अगला क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम इज़ क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पर कैपिटा इनकम क्राइटेरियन को कौन यूज़ करता है? 2025 1 मार्क तो वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है। तो इसको लैंग्वेज में लिख देंगे, पर कैपिटा इनकम इज़ क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से 5 मार्क्स का है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो कुछ जो बेसिक आंसर हमने पहले लिखे हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका एक पार्ट और है, मतलब चॉइस में क्वेश्चन है, चॉइस है इसमें। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स डे बाई डे। तो बस लैंग्वेज चेंज है वरना सिमिलर आंसर है। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़ ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं इन इंडिया। 5 मार्क्स 2025। तो मार्किंग स्कीम के अनुसार मैंने आंसर लिखा है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज, द कॉन्सिक्वेंसेज विल अफेक्ट ऑल ऑफ अस। तो जो भी कंसिक्वेंस होंगे वो हम सब को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नेशनल या स्टेट बाउंड्रीज ऐसा नहीं, हम सब को इफेक्ट करेंगे अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो आप लैंग्वेज ले सकते हैं क्वेश्चन से शुरू में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड कंजर्विंग फॉर फ्यूचर जनरेशंस, पहले भी हमने ये लिखा है। अब अंडरग्राउंड वाटर के कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करनी थी, तो उसको देखते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स बट ड्यू टू ओवर इरीगेशन एंड ओवर कंजम्पशन इट इज़ ओवर यूज्ड, ठीक है। ओवर इरीगेशन ओवर कंजम्पशन के कारण वो ओवर यूज़ हो गया। जितना रेन के द्वारा रेप्लेनिश नहीं हो पाता, रेप्लेनिश हम लोग उससे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो जो वाटर लेवल है वो डिक्लाइन हो जाता है। ऑल्सो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम शुड बी यूज इन अ जुडिशियस मैनर। तो जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये नॉन रेन्यूएबल होते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो हमें बहुत ही केयरफुली इन्हें यूज़ करना है। The poor quality of air in one town or country will adversely affect the quality of air in the neighboring city or country। तो जैसे क्वेश्चन में था कि नेशनल और स्टेट बाउंड्री, ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता है, ये सबको इफेक्ट करता है। तो अगर कहीं की क्वालिटी ऑफ एयर ख़राब है तो जो नेबरिंग हमारे पास टाउन है, सिटी है, ठीक है, या फिर नेबरिंग इलाका है या कंट्री भी कह सकते हैं, तो उसका क्या होगा, वहाँ भी इसका अफेक्ट होगा। Country will adversely affect the quality of air in the neighboring city or country. Global warming, हम लोग थोड़ा वे ऑफ राइटिंग पे ध्यान देंगे, MI ये सब कैसे लिखते हैं स्पेलिंग्स पे। Global warming and climate change are a consequences of not maintaining our resources judiciously and is experienced by people across national and state boundaries, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सब जो क्लाइमेट चेंज हो गया, ये हम सबको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें कोई नेशन या स्टेट नहीं है, ये सबको इफ़ेक्ट करता है ये जो चेंजेस हैं। वी नीड टू सस्टेन डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर। हमारा फ्यूचर लिंक है एक साथ, तो हमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को जितना हो सके मिनिमाइज़ करना है। अब हम लोग सेकेंड इसका पार्ट देख लेते हैं। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डे बाई डे। तो जो क्वेश्चन था उसके अनुसार with passing days we need to focus more on the issue of sustainability as our valuable resources are depleting day by day at a faster pace. Sustainable development refers to the development without damaging the environment and conserving it for future generation। ये फिर से sustainable development का definition कह सकते हैं। फिर हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स बट ड्यू टू ओवर इरीगेशन एंड ओवर कंजम्पशन देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द वाटर लेवल। In recent years, many districts have reported a decline in the water level। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से कॉन्टेक्स्ट हमें ग्राउंड वाटर का देना है, तो हम लोग इसी एग्जांपल को लेके इसका कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। कुछ डेटा भी हम लोग दे सकते हैं। In recent years, many districts have reported a decline in the water level. Currently, about 1/3 of the country is over extracting from underground water reserves. In the present way, if the present way of using this resource continues, it will be overused by many parts of the country। many parts of a country के द्वारा ये overuse हो सकता है अगर इसी पेस में ग्राउंड वाटर को यूज़ किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से 5 मार्क्स का है। द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट में ऑल्सो भी कॉन्ट्राडिक्टरी। एक क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान होगा, डिस्ट्रक्टिव। डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर। उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग।
द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट में ऑल्सो भी कॉन्ट्राडिक्टिंग। एग्जामिंग द स्टेटमेंट थ्रू एग्जाम्पल्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये चॉइस है, तो हमारा सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज विद एग्जाम्पल्स। तो एवरेज इनकम है, उसका सिग्निफिकेंस और उसका लिमिटेशंस दोनों हमें बताना है। 5 मार्क्स का है 2025। तो एक बार हम लोग मार्किंग स्कीम से मैंने आंसर लिखा है तो उसको देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमारा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 13A से, ठीक है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी अभी एक क्वेश्चन आया था 13A, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 13A है, ये रहा। हाउ कैन डेवलपमेंट फॉर वन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर। तो यहाँ पर एक हमारा एग्जाम्पल था अ गर्ल और हर ब्रदर, उसके बारे में, और दूसरा हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट और वहाँ पर ट्राइबल पीपल, उनके बारे में जो डैम का जो एक एग्जाम्पल था। इन दोनों को हम लोग इसमें लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें हम लोग पार्ट बी देखेंगे। तो पार्ट बी हमारे पास क्या है, तो पार्ट बी हमारे पास है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम फॉर कंपैरिजन। तो हम लोग इसको देखते हैं। एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। द सिग्निफिकेंस आर, तो पहले सिग्निफिकेंस हम लोग देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद इन अ पॉपुलेशन बाय शोइंग द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट सिग्निफाइंग अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द पीपल। तो इंडिकेटर है जिसका एवरेज इनकम ज़्यादा होता है, तो हम लोग एक बेसिक आइडिया यही लगाते हैं कि वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, ठीक है। तो एक इंडिकेटर की तरह ये काम करता है। वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम एज द क्राइटेरियन टू क्लासीफाई कंट्रीज। फिर जो वर्ल्ड बैंक है वो इसी को यूज़ करता है, इसी क्राइटेरियन को, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम को। उसके बाद हमारे लिमिटेशंस, उसको देख लेते हैं। एवरेज इनकम डज नॉट कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एवरेज इनकम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं करता है। दूसरा, इट डज नॉट टेल अस या टेल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम अमंग द पीपल। तो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, उसके बारे में ये कुछ बात नहीं करता है। इट हाइड्स डिस्पैरिटीज़, तो ये डिस्पैरिटीज़ डिफरेंसेस को हाइड करता है। एवरेज इनकम डज नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट डज नॉट इंक्लूड फैक्टर्स सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ। तो जैसे UNDP फिर उसके बाद HDI के अनुसार क्लासीफाई होता है। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो जो UNDP और वर्ल्ड बैंक, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज़ में। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो अदर फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता है जो UNDP कंसिडर करता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करता है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंसान के लाइफ की क्वालिटी को बताती है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसको ये कंसिडर नहीं करता है। तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में। 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और चॉइस है हमारे पास एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट, और सेकंड है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड व्हाट क्राइटेरिया डज इट यूज टू कंपेयर कंट्रीज एग्जामिन। तो यहाँ पर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आया था, तो 5 मार्क्स के अनुसार थोड़ा ज़्यादा हमें आंसर लिखना होगा एलेबोरेट करके। तो देखते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ are the primary responsibility of the government. For example, providing health and education facilities, है ना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, है ना, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. Education is of utmost importance for the growth of a person individually and for the country as a होल, ठीक है। तो इंडिविजुअली भी ग्रोथ के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंट्री एज अ होल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ अ बेसिक नीड फॉर ऑल। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गया, ये बेसिक नीड्स है हर इंडिविजुअल की। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान रखना चाहिए और पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते रहना चाहिए। सिमिलरली प्रोवाइडिंग हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो गया, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फैसिलिटीज़ एज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आर हो जाएगा तो लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। Human Development Index, Human Development Report is published by United Nations Development Program UNDP. The criteria used by UNDP to compare countries include, तो थोड़ा अच्छे से यू बनाएंगे, है ना, अपनी राइटिंग पे बस क्लियर हो, ठीक है, क्लियर राइटिंग हमें चाहिए, तो क्लियर हो राइटिंग।
तो ये क्या क्या फैक्टर इंक्लूड करता है, क्राइटेरिया क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहला तो पर कैपिटा इनकम तो इंक्लूड होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या इंक्लूड होता है, हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन लेवल्स ऑफ पीपल। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। कुछ और लिख सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़े कुछ लाइन आप लिख सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम, फिर से अच्छे से लिखेंगे हम लोग, है ना। Apart from per capita income, UNDP focuses on other aspects which are important for a good quality of life. UNDP publishes Human Development Index which is used to compare different countries. फिर से स्पेलिंग का ध्यान देंगे। तो ये हमारा पूरा हुआ। तो HDI जो UNDP रिलीज़ करता है उसके अनुसार कंपेयर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार। तो इसी के साथ हमने अपना क्लास नंबर 3 पूरा किया। क्लास नंबर 4 में अभी हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।